कुंभ के मेले में भूले बिछड़े जो लोग रहते हैं वे अपने घर वापस आ जाते हैं। वे 2-3 दिन बाद ही अपने घर वापस आ जाते हैं। लेकिन एक महिला जो होती है, जो कुंभ के मेले में जाती है, वो वहाँ पर रल जाती है। रल जाने के बाद वो 40 दिन तक अपने घर नहीं आती। जब 40 दिन बाद अपने घर आती है, जब अपने घर आती है तो वो वहाँ पर लोगों का जमघट लग जाता है। लोग इकट्ठा हो जाते हैं उसे देखने के लिए कि उसकी जो वाइफ थी, उसकी पत्नी थी, वो घर आ गई है। लेकिन जब वो घर आती है, घर आने के बाद वो कहती है कि वो मोह माया से दूर हो चुकी है, उसने गृहस्थ जीवन छोड़ दिया है, वो एक सन्यासी बन चुकी है। अब जैसे गांव वाले ये बात सुनते हैं, उसका परिवार वाले ये बात सुनते हैं, तो उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये महिला ऐसा कर तो कर कैसे सकती है। जो गृहस्थ जीवन जी रही थी, वो एक सन्यासी कैसे बन सकती है। लेकिन उसे देखकर लग नहीं रहा था कि वो सन्यासी बन सकती है। तभी पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस वाले जब आते हैं, उससे पूछताछ करते हैं, तो एक ऐसी बात बताती है, एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर लोग भी हैरान रह जाते हैं और परिवार वाले भी हैरान रह जाते हैं। चले तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश के आगरा की है, जहाँ पर एक परिवार रहा करता था, जिस परिवार में सुरेंद्र नाम का एक व्यक्ति रहता है। सुरेंद्र की शादी जो हुई थी आज से 10 साल पहले छाया के साथ हुई थी। छाया की उम्र जो होती है 28-29 साल होती है। उनकी एक बेटी होती है जो 9 साल की होती है, जिसका नाम अंशिका होता है। इनका काफ़ी बड़ा परिवार होता है। कोई अलग रहता था तो कोई इनके साथ रहता था। अब ऐसे ये भी अपने परिवार में रहा करते थे, साथ में रहा करते थे। अब एक दिन जो इसकी पत्नी होती है सुरेंद्र की, छाया, जब कुंभ का मेला लगता है तो उसके आस पड़ोस के यानी कि यही गाँव के जो व्यक्ति होते हैं वे कुंभ के मेले में जा रहे थे। जब कुंभ के मेले में जा रहे थे तो ये जो होती है अपने पति से कहती है कि मैं भी घूमना चाहती हूँ कुंभ के मेले में। तो इसका पति जो होता है वो कहता है कि ठीक है, तुम घूम कर आ सकती हो, उनके साथ जा सकती हो। अब ये महिला बहुत खुश हो जाती है। जब छाया खुश हो जाती है, खुश हो जाने के बाद जो लोग जा रहे थे उनके साथ ही जाने का प्लान बना लेती हैं। छाया जो होती है 2 फरवरी को उनके साथ महाकुंभ मेले में चली जाती है। जब उनके साथ 2 फरवरी को महाकुंभ मेले में चली जाती है, तब वहाँ जाकर ये महिला जो होती है उनके साथ ही रहती है, इनके साथ ही अपना वक्त गुजारती हैं। महासंगम में भी इनके साथ ही स्नान करती हैं। जब महाकुंभ में महासंगम में इनके साथ स्नान करती है, अब तभी लोग जो होते हैं मेला घूमने लगते हैं, यानी कि इधर उधर घूमने लगते हैं और सोचने लगते हैं कि अगर हम यहाँ पर आए हैं तो अपने लिए घर कुछ लेकर ही जाएंगे, अपने लिए कुछ खरीद कर घर लेकर जाएंगे। हमारे बच्चे भी घर पर हैं। इधर छाया जो होती है भी सोचती है कि मेरी 9 साल की बच्ची जो है वो भी घर पर है, मुझे भी उसके लिए कुछ लेना है। जब दुकान पर कुछ सामान खरीद रहे थे तभी वो छाया जो होती है इनसे रल जाती है। जब छाया रल जाती है तब ये उधर उधर देखने लगते हैं, उसे ढूंढते हैं और जहाँ गुमशुदा के नाम लिखवाए जाते हैं वहाँ पर लिखते हैं। उसका वहाँ पर इंतजार भी करते हैं जो उसके साथ गए हुए थे। जब छाया नहीं मिलती है तो इसका इंतजार करके घर वापस आ जाते हैं। जब घर वापस आ जाते हैं, वापस आने के बाद ये सुरेंद्र से कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता तुम्हारी पत्नी कहाँ पर चली गई है। जब सुरेंद्र को इस बात का पता चलता है कि इसकी पत्नी इनके साथ गई थी लेकिन ये अब नहीं आई है इनके साथ और वो पता नहीं कहाँ चली गई है, इन्होंने कहाँ गायब कर दिया है, तभी वो जो होता है पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ पर जाकर उनके खिलाफ FIR लिखवा देता है और कहता है कि मेरी पत्नी को ना जाने कहाँ पर गुम कर आ गई है, ना जाने उसके साथ क्या करके आ गए हम। अब जब सुरेंद्र ये सारी बातें कहता है तो सुरेंद्र अपने ससुराल वालों को भी कहता है कि तुमने अपने बेटी को कहीं पर गायब कर दिया है, तुमने इसे गुमशुदा कर दिया है और ना जाने तुमने उसके साथ क्या किया है। ये सुरेंद्र जो होता है वो आए दिन उनको जो जिनके साथ छाया गई थी उनके साथ लड़ाई झगड़ा क्या करता था, उनसे कहा करता था कि तुमने मेरी पत्नी के साथ क्या किया है, सच सच बता दो। अब सुरेंद्र जो होता है उसकी जो 9 साल की छोटी बेटी होती है वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी अपनी माँ के लिए कि मेरी माँ कहाँ पर है। अब सुरेंद्र तो पीने खाने वाला आदमी था, पियक्कड़ था, पीता खा कहीं भी पड़ा रहा करता था। अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। जब कुछ दिन गुजर जाते हैं, 40 दिन गुजर जाते हैं, पूरे 40 दिन गुजर जाने के बाद सब उसकी आस छोड़ चुके थे कि छाया अब कभी नहीं आएगी। लेकिन छाया जो होती है 40 दिन बाद अपने घर आती है। घर आने के बाद जब घर आती है तो लोग जो होते हैं इकट्ठा हो जाते हैं, क्योंकि लोगों को उसके बारे में जानना था कि वो आखिरकार थी तो थी कहाँ। तभी लोग जो होते हैं उससे पूछने लगते हैं, उसका परिवार जो होता है उससे पूछने लगता है कि तुम 40 दिन तक कहाँ थी। तभी वो जो होती है वो कहती है कि मैं 40 दिन तक वहाँ थी जहाँ पर मुझे होना चाहिए था। मैं मोह को और माया को सबको त्याग चुकी हूँ, मैं सन्यासी बन चुकी हूँ और मैं गृहस्थ जीवन त्याग चुकी हूँ। जब उसकी सारी बातें उसके परिवार वाले सुनते हैं, उसके घर वाले सुनते हैं, आस पड़ोस के लोग सुनते हैं, तो वे मानने को तैयार ही नहीं होते हैं कि सन्यासी बन चुकी है। क्योंकि उसके हाथ में एक पर्स होता है अच्छा सा, इसमें एंड्रॉयड फ़ोन होता है उसके हाथ में
बहुत अच्छे कपड़े पहने हुए होती है। एक सन्यासी अगर बनता है तो अपने सारा मोह माया त्याग देता है, यानी कि अपना एक ऐसा जीवन यापन करता है जो बहुत सरल हो, बहुत सिंपल हो। लेकिन छाया जो होती है ऐसी नहीं लग रही थी। तभी जो लोग जो होते हैं, उनकी जो महिलाएं होती हैं उसे देखने आती है, उसके पैर छूती हैं कि सन्यासी बन चुकी है, ये 40 दिन तक सन्यासों के पास थी। छाया जो होती है वो कहती है कि अगर वे गाँव वाले जो होते हैं पूछते हैं कि अगर तुम सन्यासी बन चुकी हो तो तुम फिर से यहाँ पर क्यों आई हो, तो वो कहती है कि मैं अपनी बेटी के लिए आई हूँ, मैं अपनी बेटी को ले जाना चाहती हूँ। तो गांव के लोग जो होते हैं और उसका जो पति होता है वो कहता है कि अगर तुम मेरी बेटी को ले जाओगी तो इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी, तुमने अगर गहर जीवन त्याग दिया है तो तुम अकेली रहो और तुम्हें यहाँ आने की कोई ज़रूरत नहीं है। गाँव वाले भी इसका बात का समर्थन करते हैं और कहते हैं कि ये सही कह रहा है, अगर तुमने गृह जीवन त्याग दिया है तो तुम्हें इसको ले जाने की क्या ज़रूरत है। अब बेटी से पूछा जाता है तो बेटी जो होती है वो कहती है कि मुझे तो माँ के साथ रहना है। जायज़ सी बात है, क्योंकि एक बेटी जो होती है अपनी माँ से बेहद प्यार करती है। अब तभी गांव वाले जब इसकी हरकत देखते हैं तो गांव वालों को थोड़ा सा शक होता है। शक होने के बाद वे सोचने लगते हैं कि सन्यासी नहीं हो सकती है, मामला जो है कुछ और है। तभी उनमें भीड़ में से एक आदमी जो होता है वो पुलिस वालों को फ़ोन कर देता है। पुलिस वाले जो होते हैं मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद वे छाया से पूछताछ करने लगते हैं। जब छाया से पूछताछ करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो और क्यों आई हो और इनकी क्या लगती हो, तो वो सब कुछ बताती है कि मैं इनकी पत्नी हूँ और मैंने सन्यासी ले लिया है और मैं गृह जीवन त्याग चुकी हूँ, मैं मोह माया त्याग चुकी हूँ। पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, अगर तुमने मोह माया त्याग दिया है, अपना गृह जीवन त्याग दिया है, तुम सन्यास लेना चाहते हो और तुमने ले लिया है तो कोई बात नहीं, तुम आराम से रहो, लेकिन यहाँ पर क्यों आई हो। तो पुलिस वाले से कहती है कि साहब मुझे अपनी बेटी चाहिए। अब पुलिस वाले जो होते हैं वे कहते हैं कि अरे क्या बात हुई, अगर तुम्हें अपनी बेटी चाहिए, उसका पिता भी तो है ना, अगर तुम्हें इसकी अपनी बेटी चाहिए तो उसका बाप भी तो है ना उसके साथ, वो अपनी बेटी को कैसे दे देगा। और तुमने एक गृह जीवन त्याग दिया है और सन्यासी बन चुकी हो तो तुम अपनी बेटी की भी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगी। रहने दो इसे, यहीं पर रहने दो, इसे साथ मत ले जाओ। अब उस बेटी से पूछते हैं पुलिस वाले कि बेटा तुम्हें किसके साथ रहना है, तो कहती है कि माँ के साथ रहना है। अब ये छाया जो होती है वो कहती है कि देखो साहब ये भी कह रही है, इसे मेरे साथ जाने दो। अब ये पुलिस वाले जो होते हैं वे सोचने लगते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। एक सन्यासी बनी हुई छाया जो आई है अपने घर और अपनी बेटी को मांग रही है, तो शायद लग रहा है कि वो अपने पति से छुटकारा पाना चाहती है, वो अपने पति से अलग होना चाहती है। पुलिस वाले जो होते हैं जब उसके बार बार उससे बातें कर रहे थे तो उसकी बातों में लग रहा था कि वो शायद सन्यासी नहीं बनी है। तभी पुलिस वाले जो होते हैं अपनी महिला पुलिस को साथ लेकर आए थे। महिला पुलिस जो होती है उससे अच्छे से पूछताछ करती है, उससे बार बार पूछती है, लेकिन छाया जो होती है कहती रहती है कि मैं सन्यासी बन चुकी हैं। लेकिन पुलिस वाले जो होते हैं जो उस पर दबाव बनाती है, दबाव बनाने के बाद उसे कहती है कि सच सच बताओ। और जब कहीं पर दबाव बनाया जाता है तो छाया एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर पुलिस वाले ही नहीं, उसके परिवार वाले जो होते हैं और जिनके साथ गई थी और गांव वाले भी हैरान रह जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार छाया ऐसा कर कैसे सकती है। छाया जो होती है वो बताती है कि मैं 2 फरवरी को अपने गांव वालों के लोगों के साथ गई थी, जो 8-10 लोग थे। उनके साथ जाने के बाद जब मैं इनके साथ महाकुंभ नहाने जाती हूँ, वहाँ पर स्नान करती हूँ महासंगम में स्नान करने के बाद हम लोग जो होते हैं सामान लेने के लिए एक दुकान पर जाते हैं। अब तभी जब ये दुकान पर खड़े रहते हैं, दुकान पर खड़े होने के बाद ये महिला जो होती है छाया, ये अपनी बेटी के लिए कुछ देखने लगती है। जब अपनी बेटी के लिए कुछ देखने लगती है तभी दुकान वाला जो होता है वो कहता है कि मैडम जल्दी कीजिए, आप अब पीछे और भी भीड़ है, जल्दी कीजिए, जल्दी देख के आगे जाइए। तो छाया जो होती है वो कहती है कि अरे आप तो ऐसे कर रहे हैं क्योंकि मुझे सामान लेना है और आप कह रहे हैं आगे चलिए, आपका ऐसे कोई सामान नहीं बिकेगा अगर आप ऐसा करेंगे। तो वो कहता है कि मैडम जी मुझे पता है, मुझे बहुत जल्दी है, क्योंकि पीछे देखो आपकी कितनी सारी भीड़ लगी है और आप अगर इतनी से देर में सामान लेंगी तो भीड़ और भी बढ़ेगी। छाया जो होती है वो कहती है कि अगर आपको इतनी ही दिक्कत हो रही है भीड़ से तो आप एक व्यक्ति और क्यों नहीं रख लेते, आप किसी और को क्यों नहीं रख लेते अपने काम पर, किसी और को रखिए ताकि आपका हाथ बटा सके और आपको इतनी दिक्कत भी ना हो और आपका सामान आराम से बिक सके। अब दुकान वाले का नाम जो होता है दिनेश होता है। दिनेश जो होता है वो बेचारा अकेला ही उस दुकान को संभाल रहा होता है। जब वो अकेला दुकान को संभाल रहा होता है तभी छाया जो होती है आगे को निकल जाती है, वो लोगों को सामान देता रहता है, वो एक साइड को होकर उसका सामान देखते रहती है। अब लोग जो होते हैं वे सामान लेकर आगे गुजरते रहते हैं। तभी दिनेश जो होता है उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ काम करोगी, क्या तुम मेरे साथ दुकान पर रहोगी, मैं तुम्हें दिन के 600 रुपये भी दे दूंगा, खाना दूंगा, पीना दूंगा और रहना फ्री दूंगा, सब कुछ दूंगा।
जब तक मेला है महाकुंभ का तब तक मेरे साथ रहो, और मुझे ज़रूरत है वाकई में किसी व्यक्ति की जो मेरे काम में हाथ बटा सके। ये काम तुम कर सकती हो तो बताओ। अब छाया जो होती है, जब उसकी ये बात सुनती है दिनेश की, तो कहीं ना कहीं सोचने लगती है कि मेरी बेटी जो है, मेरे पास उसके कुछ खरीदने के लिए पैसे ही नहीं है, मैं आखिरकार खरीदूँ तो खरीदूँ क्या। और मेरा जो पति है वो ना ही मुझे पैसे देता है ना ही कुछ देता है, क्योंकि उसका पति जो होता है पियक्कड़ होता है, वो पीने में ही सारे पैसे उड़ा दिया करता था, और वो कुछ करता भी नहीं था। छाया ही काम क्या करती थी, जब छाया ही कमा कर लेकर आती थी तभी उनके घर का खर्चा चला करता था। छाया जो होती है उसकी बातें मान लेती है, यानी कि दिनेश की बातें मान लेती है, और कहती है कि मैं काम करने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे दिन के 600 रुपये देंगे और खाना देंगे, रहना देंगे, सब कुछ देंगे फ्री में। तो वो कहता है कि हाँ मैं दूंगा। तभी ये छाया जो होती है वो सोच लेती है कि मैं यहाँ से पैसे कमा कर ही जाऊँगी और अपनी बेटी के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें ले जाऊँगी। तभी छाया जो होती है, जो इसके साथ वाले थे, यानी कि 5-7 जो भी लोग थे, 10-12, इनसे छिप जाती है। छिप जाने के बाद ये आगे चले जाते हैं। आगे जाने के बाद ये देखते भी हैं दुकान पर आकर फिर से कि छाया कहाँ पर रह गई है, तो वो मिलती नहीं है। तो ये लोग जो होते हैं सोचने लगते हैं कि शायद वो वहीं पर आ जाएगी, कोई बच्ची थोड़ी ना है जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमने ठिया जमाया था। वो 28-29 साल की महिला है, वो समझदार है। अब जैसे ही वे लोग उसे ढूंढते हुए जाते हैं, जब ढूंढते हुए जाते हैं अपने ठिये पर पहुँचते हैं, छाया जो होते हैं उन्हें देखकर छिप जाती है। जब छिप जाती है तभी वे लोग जो होते हैं, जब नहीं आती तो वहाँ जहाँ पर लोग खो जाते हैं, गुमशुदा के नाम लिखवाए जाते हैं महाकुंभ में, वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर नाम लिखवाते हैं। उसका इंतज़ार करते हैं। इंतज़ार करते करते जब नहीं आती है तो वे लोग जो होते हैं वापस अपने घर आ जाते हैं। अब छाया जो होती है वो बताती है कि ये मैं जब दिनेश के साथ मैं काम कर रही थी तो मैं पूरे दिन काम करती थी, यानी कि 6 बजे से रात के 11 बजे तक मैं दुकान पर काम किया करती थी, और दिनेश जो होता था वो रूम पर रहा करता था, तो वो अपने कमरे पर चला जाया करता था, और मैं महिलाओं के साथ कैंट में रहा करती थी। 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। जब 4-5 दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं तभी उन्हें खाने पीने की दिक्कत जो होती थी बहुत होती थी, यानी कि वो वहाँ पर खाना बनाया करता था, फिर उसे वहाँ पर जा उसे खाने की दिक्कत होया करती थी। तभी दिनेश जो होता है 4-5 दिन बाद छाया से कहता है कि छाया तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो, तुम मेरे ही साथ रह लो, मेरे ही कमरे में, हमें दिक्कत भी नहीं होएगी इतनी खाने पीने की। छाया जो होती है वो कहती है कि तुमने ही तो मुझे कैंट में भेजा था महिलाओं के साथ। तो जो दिनेश होता है वो कहता है कि मैंने सोचा कभी तुम्हें बुरा लगे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे कमरे में रहो जहाँ पर मैं रह रहा हूँ। छाया जो होती है वो मान जाती है। जब मान जाती है तो वो कमरे में रहने लगती है, उसके साथ कमरे में रहते रहते वे छाया और दिनेश जो होते थे सुबह के 6 बजे दुकान के लिए निकलते और रात के 11 बजे अपने घर पर बढ़ते थे, यानी कमरे पे बढ़ते थे। अब ऐसे जब उनका सामान भी ख़त्म हो जाया करता था बीच में, तो दोनों जो होते थे मथुरा साथ में जाया करते थे। साथ में जाने के बाद वे वहाँ से 2-2.5 लाख का सामान भी खरीद कर लेकर आया करते थे साथ में। जब सामान भी 1-2 बार ऐसा ही हुआ है जैसे वे सामान लेकर आए हैं और साथ में, और उन्होंने साथ में ही दुकान चलाई है। अब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है। जब धीरे धीरे समय बीतता चला जाता है तभी ये छाया जो होती है और दिनेश जो होता है, इनमें एक अटूट सा बंधन बन जाता है, अटूट सा संबंध हो जाता है इन दोनों के बीच। ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे के करीब से आ जाते हैं, एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। महाकुंभ खत्म हो जाता है। जब महाकुंभ सब खत्म हो जाता है तभी दिनेश जो होता है वो कहता है कि तुम क्यों ही जा रही हो, तुम मेरे साथ क्यों नहीं रह सकती हो। तभी छाया जो होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ घर भी बसाना चाहती हूँ, लेकिन मेरी एक 9 साल की बेटी है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। तो दिनेश जो होता है वो कहता है कि ले आना तुम अपनी 9 साल की बेटी को भी। तभी छाया जो होती है उसके साथ उसके घर चली जाती है। जब उसके साथ उसके घर चली जाती है, यानी कि दिनेश के घर चली जाती है, इधर दिनेश की भी शादी हुई हुई थी। दिनेश की जो पत्नी होती है उसके छोड़कर चली जाती है, यानी कि एक तरह से उनका तलाक हो जाता है। अब इधर इसके घर वाले जो होते हैं उससे पूछते हैं कि बेटा ये कौन है, तो बताता है कि माँ मैंने इससे शादी कर ली है। उसके परिवार वाले भी जब उस लड़की की उम्र देखते हैं तो भी सोचते हैं कि सही है, तूने भी अपना घर बसा लिया है, तो बेटा हम तो तुझे घर बसता ही देखना चाहते थे तेरा। तो वे उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब एक्सेप्ट कर लेते हैं तो छाया जो होती है वो उसके घर पर ही रहने लगती है। उसके घर पर रहते रहते जब उसे फिर एक दिन अपनी बेटी की याद आती है, फिर से दिनेश से कहती है कि मुझे अपनी बेटी की बहुत याद आ रही है, मैं उसे अपने साथ रखना चाहती हूँ। तो दिनेश जो होता है वो कहता है कि जब मैंने तुम्हें अपना लिया है तो मैं तुम्हारी बेटी को भी अपना लूँगा, तुम उसे ले क्यों नहीं आती अपने उसके घर से, यानी कि जहाँ पर तुम्हारी बेटी है वहाँ से ले आओ, हम साथ में रहेंगे। अब छाया जो होती है, इस बीच छाया जो होती है अपनी माँ को फ़ोन कर चुकी थी, यानी कि वो अपनी माँ को बता चुकी थी कि वो यहाँ पर दुकान पर काम कर रही है, लेकिन उसकी माँ जो होती है वो नहीं बताती है अपने दामाद को, क्योंकि उसका दामाद जो होता है, उसका पति जो होता है बहुत ही पियक्कड़ होता है। वो पीने खाने वाला आदमी होता है, ना ही तो कुछ करता था और ना ही कमाता था।
वो सिर्फ छाया के ही ऊपर रहता था और छाया से सारे पैसे ले जाकर पीने में उड़ा दिया करता था। इसलिए वो जो छाया होती है वो अपनी माँ से कहती है कि माँ उसे मेरी जो बेटी है उसे ले आना आप, लेकिन भी बेटी को उसे देती नहीं है। उसका जो पिता होता है वंशिका को देता नहीं है। जब नहीं देते हैं तभी छाया जो होती है वो एक बार फिर से अपनी माँ को फ़ोन करती है और कहती है कि माँ मैं अपनी बेटी को अपने पास लेकर आना चाहती हूँ। दिनेश जी ने भी कह दिया है। उसकी बेटी जो होती है वो कहती है कि ठीक है बेटा, लेकिन तुम आने से पहले हमारे घर आना। वे ऐसे ही करते हैं। जब वे आगरा के लिए जाते हैं तो आगरा में अपने ससुराल जाने की बजाय छाया जो होती है वो अपने मायके जाती है। और जब मायके जाती है तो वहाँ पर जाने के बाद अपनी माँ, उसकी माँ जब उसे देखती है दिनेश को, तो वे सोचने लगती है कि सही है, वो अच्छा लगता है उन्हें देखने में। शायद हमने अपनी बेटी का जो हाथ दिया था गलत आदमी के हाथ में दे दिया था, अब वो सही आदमी के हाथ में है। अब जैसे ही माँ जो होती है वो कहती है कि बेटा वो जो सुरेंद्र है वो तुम्हें बेटी ऐसे नहीं देगा, तुम्हें और कुछ करना चाहिए। तभी वो जो दिनेश होता है वो कहता है कि माँ हमें क्या करना चाहिए। तभी इसकी माँ जो होती है एक सलाह देती है, यानी कि उसके परिवार वाले उसे सलाह देते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कहना, तुम सन्यासी बन चुकी हो और तुमने गृह जीवन त्याग दिया है, इसलिए तुम अपनी बेटी को ले जाने आई हो और वे तुम्हें अपनी बेटी को दे देंगे, क्योंकि वे उसकी परवरिश कर ही नहीं सकता है। तभी छाया जो होती है वो अपने ससुराल आती है। अपने ससुराल आने के बाद वो वही बात आकर कहती है वहाँ पर। वो कहती है कि मैं सन्यासी बन चुकी हूँ और मुझे अपनी बेटी चाहिए, लेकिन लोगों को ये बात जमती नहीं है जब वो अपनी बेटी को मांगती है। अगर उसके आने की सबसे ज़्यादा खुशी किसी को होती है तो उसकी बेटी को होती है। सुरेंद्र को भी इतनी खुशी नहीं होती है। अब जब पुलिस वाले इसकी सारी कहानी सुनते हैं तो पुलिस वाले जो होते हैं सुरेंद्र से कहते हैं कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी बेटी को ले जाना चाहती है और वो उसके साथ रहना भी चाहती है। तभी गांव वाले जो होते हुए कहते हैं कि भाई साहब इसे जाने दो, छाया को और इसकी बेटी को भी जाने दो, क्योंकि सुरेंद्र जो है उसे पीकर कभी कभी मारता भी है और पियक्कड़ है और पीता खाता रहता है। जो एक कमा कर लेकर आती है उसे पीने में उड़ा देता है। तभी पुलिस वाले सुरेंद्र से फिर कहते हैं कि इसे जाने दो। तो सुरेंद्र जो होता है वो कहता है कि मैं तो इसे अब भी नहीं रखूँगा, क्योंकि दूसरे किसी और के साथ गैर मर्द के साथ रह कर आई है, तो मैं इसलिए इसे अपने पास नहीं रखूँगा। वे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी को ले जाना चाहती है ये, क्या तुम दे रही हो? तो वो कहता है कि सुरेंद्र जहाँ इसकी माँ रहेगी वहीं बेटी रह सकती है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अब ये छाया जो होती है अपनी बेटी को लेकर अपने मायके जाती है। मायके जाने के बाद ये दिनेश को अपनी बेटी दिखाती है तो दिनेश जो होता है बहुत ही खुश हो जाता है। वो कहता है कि हम तीनों एक साथ बहुत खुश रहेंगे। ये तीनों जो होते हैं, यानी कि 12 मार्च को ये तीनों जो होते हैं अपनी बेटी को ले जाकर अपने मथुरा में रहने लगते हैं। वहीं पर अपना घर बसा लेते हैं और वहीं पर अपने सुकून से रहने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये छाया जो होती है अपने गृह जीवन से इतनी परेशान हो जाती है कि इसे ना जाने क्या क्या पैतरे अपनाने पड़े। इसे अपनी बेटी को ले जाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, किस किस दौर से गुजरना पड़ा। और एक माँ का दर्द वही समझ सकता है जो माँ बन सकती है, जो अभी माँ बनी हो। और जिसने अभी माँ का दर्द ना समझा हो तो शायद उसको पता ही नहीं है कि दर्द क्या होता है। इधर सुरेंद्र जो होता है अगर वो वक्त रहते पहचान लेता, अपनी पत्नी के दुख दर्द को पहचान लेता, अपना काम धंधा कर लेता, तो शायद उसके साथ ऐसा ना होता। दोस्तों इस घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था और आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।